अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है प्रेशर, ठीक है। तो देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हमने डिफाइन किया है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P इक्वस टू एफ अपॉन ए। बोले सर बात तो सही है और पढ़ भी रखा हमने, लेकिन इसका यूज क्या है यहाँ पे, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्यों डिफाइन करना पड़ा अपन को, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने क्या करा कि अलग अलग जगह पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के देखा और मैंने देखा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स अलग अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक एरिया लिया मैंने, इस तरह का सब्जेक्ट लिया, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मैंने एक दूसरा सब्जेक्ट लिया जो इस तरह का है, इसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, 0.1 मीटर स्क्वायर। और सेम एक ऑब्जेक्ट लिया है लेकिन ये बहुत पॉइंटी है, इसका एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, तीनों के एरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, इस पे भी 100 न्यूटन लगा देता हूँ और इस वाले पे भी 100 न्यूटन लगा देता हूँ, क्या फोर्स में कोई चेंज है क्या, फोर्स में तो कोई चेंज नहीं है, तीनों में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन अब मैं आता हूँ इफेक्ट ऑफ फोर्स पे। जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा, यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा और यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा, तीनों में कोई डिफरेंस होगा कि सेम रहेगा। ऐसा सोचो कि आपने इसको हाथ में रख के ऊपर 100 न्यूटन लगाया है, इसको हाथ में रख के ऊपर 100 न्यूटन लगाया और एक इसको हाथ में रख के ऊपर 100 न्यूटन लगाया। आपको इस वाले में बहुत ज्यादा फोर्स फील होगा, इसमें कम फील होगा, इसमें और कम फील होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने प्रेशर को डिफाइन किया है। देखिए क्या होगा, इस चीज को समझ लेते हैं अपन इन डिटेल। यहां पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो P इक्वल्स टू आएगा F अपॉन A, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 1, तो इसे आ जाए बोलेंगे अपन 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला जो होगा यहाँ पर प्रेशर इक्वल्स टू कितना आएगा 100 अपॉन 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वाला कितना आएगा P इक्वल्स टू F अपॉन A, फोर्स है 100 अपॉन डिवाइड बाई 0.01 और ये आ जाएगा 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीनों में प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है। प्रेशर का मतलब है इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे तीनों का इफेक्ट अलग अलग आ रहा है। अब इनको रिलेट करके देखते हैं अपन कि क्या डिफरेंस हो रहा है। इसमें पर यूनिट एरिया पे फोर्स कितना आ रहा है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचिए कि मैंने इस पे भी 100 लगाया, इस पे भी 100 लगाया, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कितना आ रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यही क्वांटिटी अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये वाला देखो, ये तो 10⁴ है, अगर ये वाला प्रेशर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 10⁴। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ फॉर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, वैसे वैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूस होता जाता है, और एरिया को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ता जाता है। ठीक है, तो प्रेशर की कहानी समझ में आई, इसका कंसेप्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगी। प्रेशर इक्वल्स टू है फोर्स अपॉन एरिया, वैसे मैंने 2-3 बार लिख दी है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को अपन ने बोला है पास्कल। क्लियर है, और ये SI यूनिट है, तो जब भी पास्कल लिखा हुआ हो कंफ्यूज नहीं होने का है, SI यूनिट है और इसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आधा चैप्टर होने के बाद में बोलते हैं सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है। भाई कन्वर्ट नहीं करना है, एक ही बात है ये। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल्स टू है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मुझे कहा जाए कि डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सर। डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए मैं हमेशा एक ही तरीका यूज करता हूं, जो बेसिक टर्म्स है उनको लिखना स्टार्ट करो। न्यूटन, न्यूटन क्या होता है फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है। इसके बाद में डिवाइड में क्या है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, अब यहां पर कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। केजी की पावर कितनी है 1, तो मैं लिखूंगा मास की पावर है 1, लेंथ की पावर कितनी है -1 और टी की पावर -2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना, प्रेशर इज
आइसोट्रोपिक क्वांटिटी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर हैज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या है आइसोट्रोपिक, इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं कि एक कंटेनर में मैंने कुछ फ्लूइड फिल करा है और इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ये देखना है कि प्रेशर किस तरफ होगा या इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। जिस डायरेक्शन में तुम देखना चाहोगे इस पॉइंट से चारों तरफ इसका इफेक्ट दिखेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो प्रेशर आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम प्रेशर चेक करोगे तो ऑल डायरेक्शन में इसका इफेक्ट आएगा। बोले सर ऑल डायरेक्शन में आ तो रहा है, आपने बता तो दिया, लेकिन हमें कैसे फील होगा? तो चलो इसको समझते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। मैंने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर किधर होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर मुझे फोर्स अप्लाई किधर हो रहा है वो देखना है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ये मुझे चेक करना है। तो एक काम करता हूँ, इसमें एक बोतल में इन कर देता हूँ। ये बोतल खाली है अंदर से, आपको यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये खाली है, ठीक है। इस बोतल को इन करने के बाद में इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट वाली जगह पे अगर होल करा हुआ हो तो यहाँ से पानी किधर की तरफ इन होगा? इस तरफ। इसका मतलब फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं यही बोतल में इस तरफ ले आता, ये लिक्विड है, और यही बोतल में इस तरफ लाता और ये अपना पॉइंट होता, तो क्या लिक्विड इस तरफ नहीं आता? इसका मतलब जब मैं बोतल को इधर लाता हूं तो फोर्स इधर की तरफ लगता है, इधर लाता हूं तो इधर की तरफ लगता है। अब ख्याल आ रहा होगा कि सर इधर उधर तो लगता है, लेकिन ऊपर नीचे कैसे डिफाइन करोगे? भाई अगर मैं इसी बोतल को, खाली बोतल को एक काम करना, कभी कंटेनर में प्रेस करना और यहाँ पे होल कर देना, तो पानी किधर की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हर डायरेक्शन में होता है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो एक प्रेशर जो होता है उसका इफेक्ट चारों तरफ होगा, ये बात ध्यान रखनी है, अपने काम आने वाली है। नेक्स्ट लेते हैं प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? ये तो कभी फील ही नहीं हुआ। जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वहां पर, ये देखिए अर्थ सरफेस है, ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे तुम खड़े हुए हो। कभी सोचा है कि अपन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें आसपास में नहीं दिखने वाली गैसेज हमें घेर के रखती है, और ये गैसेज का लेवल बहुत ऊपर तक होता है, किलोमीटर्स। सोचिए बहुत लेवल तक है। क्या इन गैसेज के पार्टिकल्स के पास कुछ मास होता है क्या? डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। तो इन गैस पार्टिकल्स का बहुत सारा मास है, और इस मास को कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, अर्थ इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं एक कॉलम डिसाइड कर दूं, इतना इतना, ये कॉलम मैंने डिसाइड कर दिया, तो ये सारी गैसेज जो है वो अपना फोर्स किस पे लगा रही है? इस पर्टिकुलर सरफेस पे। ग्रेविटेशनल पुल इनको मिल रहा है, ग्रेविटेशन इनको नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये पूरा का पूरा इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ग्रेविटेशन का, ये किस पे पुट करेगी? इस सरफेस पे। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे एक कॉलम बना दूं जो एक ऐसा समझ लो इनफाइनाइट लेंथ का है, जहां तक इन्वायरमेंट है वहां तक ये कॉलम है, तो इस कॉलम के अंदर तो बहुत सारा फ्लूइड होगा, बहुत सारी गैसेज होंगी, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। इन सारी गैसेज के पार्टिकल्स का फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इस सरफेस पे अगर मैं कहूं कि F फोर्स लग रहा है, इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है? F, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, और इसका एरिया है A, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? F अपॉन। और ये प्रेशर किसकी वजह से है? यह है एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये सारे पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये इफेक्ट नहीं आता। तो इस फोर्स को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मान लेता हूं कि मैंने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया। मैंने कितने मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है? 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेके जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो F जो आता है वो आता है 1 × 10⁵ न्यूटन। ऑलमोस्ट अराउंड है। ये फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? 1 × 10⁵ न्यूटन। तो प्रेशर जो होगा वो आएगा 1 × 10⁵ अपॉन में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को कहते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिखता हूं, और इसी को मैं लिखना चाहूं तो 1 ATM। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से अब एक रिलेशन तुम बना सकते हो कि सर 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल या 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों फिर से बोल देता हूं भाई एक ही है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कन्वर्ट करने लग जाओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी फ्लूइड में प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ये लिक्विड भरा हुआ मैंने, इस लिक्विड की वजह से क्या यहां पर कोई प्रेशर होगा क्या, इस चीज को समझते हैं। सोचो इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं देखूं तो सरफेस, इस सरफेस के जस्ट ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस फ्लूइड के होंगे। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो और इस फ्लूइड के। सोचिए कि इस पूरे फ्लूइड को अगर किसी ने उठा रखा अपने कंधों पे तो वो कौन है, दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स ने इस पूरे लिक्विड को अपने कंधों पे उठा रखा है। तो क्या इन पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, डेफिनेटली तुम इसको उठा के देख लो कितना फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा जो इसके वेट के इक्वल होगा। तो mg फोर्स को अभी किसने उठा रखा है, इन सब ने उठा रखा है। और ये सब कहाँ है, इस सरफेस, बिल्कुल सरफेस पे। तो इस सरफेस ने कुछ फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ ताकि इसको पूरे सिस्टम को उठा सके। इस फोर्स की वजह से यहां पर क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो मैं कहूंगा प्रेशर इक्वल हो जाएगा F/A। यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो बोले सर अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर इस जगह पे देखूं तो इस जगह पे क्या होगा, यहां पे भी मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लो भाई। ये देखो ये मॉलिक्यूल्स अपन ने बना के देखे, तो इन मॉलिक्यूल्स ने कितना लिक्विड उठा रखा है, क्या इनके जितना उठा रखा है क्या, इन्होंने तो थोड़ा कम उठा रखा है। कम उठा रखा है तो डेफिनेटली यहां पर जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी P डैश इक्वल्स टू F डैश अपॉन A अगर मैं लिखूं तो P डैश विल बी लेस देन P। क्या ये बात समझ में आई क्या। प्रेशर जो है वो इस फ्लूइड में जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा रिड्यूस होगा, इस तरफ ऊपर जाऊंगा तो P क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इस तरफ नीचे आऊंगा तो P क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। अब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, हाइट के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर पे अगर अपन हाइट्स पे जाते हैं, आप अगर कभी जाओगे हिमालय पे तो आपको वहां पर प्रेशर कम फील होगा। इवन ये तक हो जाता है कि अपने नाक से कभी कभी खून बहने लगता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपन अभी ग्राउंड पे रह रहे हैं, अपन ग्राउंड पे रह रहे हैं तो ग्राउंड का प्रेशर कितना है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये और अपनी बॉडी का जो प्रेशर है इसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है और अपना सर्वाइवल चल रहा है। अगर आप ऊपर चले गए तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁵ जो प्रेशर है ये क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो अपनी बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया। तो इस प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा जिससे अपनी वेंस भी डैमेज हो सकती है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने पे। सेम चीज़ होती है लिक्विड में, जो ओशंस के अंदर लोग गोताखोर टाइप में होते हैं, खजाना ढूंढते रहते हैं, वो भी अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो उन पे भी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब ये तो ऊपर ऊपर की बात है कि भाई इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं प्रेशर की। तो मैं फिर से हेडिंग लगा रहा हूँ प्रेशर, और ये हेडिंग में लगाता ही जाऊंगा अभी काफ़ी टाइम तक। ठीक है, मैं एक कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर में प्रेशर चेक करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा है, एक क्यूब कंसीडर कर लेता हूं, एक क्यूब कंसीडर कर लेता हूं जो किसी और मटेरियल का नहीं है, इसी लिक्विड का है। मान लीजिए कि ये वाटर है तो ये वाटर से ही बना हुआ एक क्यूब है, ये वाटर से ही बना हुआ एक क्यूब है। टूटा फूटा क्यूब हो गया तो ये लीजिए, ये क्यूब है। इस क्यूब की खास बात क्या है, क्योंकि ये इसी लिक्विड का पार्ट है तो डेफिनेटली ये यहां पर अभी स्टेशनरी फॉर्म में होगा। ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि सेम डेंसिटी है। तो होगा क्या, इस क्यूब पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, F नेट इक्वल्स टू कितना है, 0।
इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। ऊपर का एरिया ए है तो नीचे का भी कितना होगा, ए ही होगा। हर साइड का भी कितना होगा, ए होगा। यहां पर प्रेशर में मान लेता हूं, सॉरी इस वाले पॉइंट पे, इस अपर सरफेस पे प्रेशर में मान लेता हूं P1 है। यहां का प्रेशर कितना है, P1, और यहां का प्रेशर में मान लेता हूं कि P2 है। क्या इस P1 प्रेशर की वजह से इस सरफेस पे कोई फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली लगेगा। किधर की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस चीज को भी मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इस पे आता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक चलते हैं और इस पॉइंट को समझ लेते हैं एक बार कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर, इस चीज को समझ लेते हैं। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से फोर्स किधर की तरफ होगा, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहां से मैं फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। बात देखने में बड़ी सरल लगती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और एरिया कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक वेक्टर को एक स्केलर, देखो एक स्केलर इनटू एक स्केलर करता हूं, क्या कभी वेक्टर क्वांटिटी आ सकती है, क्या आ ही नहीं सकती। तो ये स्केलर है तो इसको कैसा होना चाहिए, वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हमने आज तक एरिया को जब भी पढ़ा है हमें ऐसा ही फील हुआ है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो सर वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, एरिया की कौन सी डायरेक्शन हो गई। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी। मान लीजिए कि ये एक घर है, एग्जांपल बड़ा अजीब सा दूंगा लेकिन कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। ये घर है, इसमें एक विंडो मैंने इधर की तरफ लगा रखी है, ये एक विंडो है, एक विंडो इधर भी है और एक विंडो इधर भी है, 3 विंडोज मैंने लगा रखी है, और इसको पूरा बिल्कुल कट टू कट पैक कर रखा, और यहां से मैं इसमें एयर फिल कर रहा हूं। एक टाइम आएगा जब एयर इसमें कंप्रेस हो जाएगी, पूरे तरीके से फिल हो जाएगा, लेकिन मैं भाई रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर एयर फिल करते ही जा रहा हूं। और फिल करते 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 मैंने देखा कि अब इनमें से ये विंडो उखड़ने लग गए, और जब ये विंडो उखड़ेंगे तो ये वाला विंडो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। ये वाला विंडो इधर की तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, बिल्कुल इस तरफ, और ये वाला इस तरफ। तो हमने देखा कि 3 विंडोज पे लगने वाला जो फोर्स था वो इन विंडोज की जो एरिया है उसने डिफाइन किया। इसका एरिया ऐसा था तो इस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, इस वाले में इधर परपेंडिकुलर टू एरिया, और इस वाले में परपेंडिकुलर टू एरिया। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि एरिया जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब मैं यहां पे बना देता हूं, फोर्स वेक्टर इक्वल टू जाएगा प्रेशर इनटू एरिया वेक्टर। तो अब जब भी मैं बात करूंगा कि फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है ना। तो यहां पे एक लाइन लिख देते हैं कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये हमें पता करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर में किस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ये अपन आसानी से पता कर लेंगे। अब चलते हैं अपने, देखिए प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए मैं एक कंटेनर लेता हूं जिसमें मैंने फ्लूइड ले रखा है। इस फ्लूइड का एक क्यूबॉइड शेप का मैंने एक इमेजिनरी पार्ट अज्यूम किया हुआ है कि ये फ्लूइड जो है इसके अंदर सोचो एक क्यूब रखा हुआ है जो इसी फ्लूइड का है। तो इसकी डेंसिटी नीचे वाले की डेंसिटी सारी क्या है, सेम है, सबकी डेंसिटी सेम है। तो ये ना तो यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा, ना नीचे शिफ्ट होगा, ना दाएं ना बाएं, ये यहीं पर फिक्स रहेगा। तो अब इसी के रेफरेंस से मैं समझने वाला हूं कि इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर का वेरिएशन किस तरीके से रहेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो जहां जहां पर प्रेशर होता है, जहां जहां पर प्रेशर होगा वहां पर फोर्स होगा ड्यू टू प्रेशर, फोर्स होगा ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से एक फोर्स वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर हर एक सरफेस पे, इस क्यूब की हर एक सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा। तो मैं सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करके देखना चाहता हूं कि प्रेशर की कैलकुलेशन क्या होगी। तो P1, इस वाली सरफेस का जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है। नीचे वाली सरफेस का प्रेशर कितना है, P2 है। इसका P4 है, इसका P3 है। ये अपन ने जस्ट अज्यूम किया है। अब मैं सबसे पहले
इस डायरेक्शन में देखता हूं कि लगने वाला नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना होगा। एफ नेट ऑन क्यूब, एफ नेट ऑन दिस क्यूबॉइड बोल देता हूं इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी सारी सरफेसेस सेम लूं, मैं अलग अलग लेकर देखना चाहता हूं कि कोई कुछ चेंज तो नहीं आएगा। तो एफ नेट ऑन दिस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पे एफ नेट जो है वो कितना है, 0 है, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा। अगर ये मूव कर रहा होता तो फिर मुझे देखना पड़ता, अगर इसका कुछ भी एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब इस पे फोर्स नेट 0 नहीं है, लेकिन अभी ये रुका हुआ है, इसकी डेंसिटी सेम है, ये एक प्रॉपर मिक्सअप है, इसी में से हमने कुछ को इमेजिन करा है, इसका मतलब वो स्टेशनरी है इस के अंदर। तो अब यहाँ पे एफ नेट ऑन दिस क्यूबॉइड कितना है, 0, तो मैं हर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना करने वाला हूँ, 0 करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं P1 की वजह से इसका एक डायग्राम बनाता हूँ अगेन, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि P1 की वजह से ये अपना क्यूब है, इस क्यूब पे इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, ये है ड्यू टू P1। यहां से ऊपर की तरफ एक F2 फोर्स लग रहा है, वो है ड्यू टू P2, P2 की वजह से F2 फोर्स लग रहा है, और यहां से एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसे अपन बोलेंगे mg। क्या ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे? इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ फ्री बॉडी डायग्राम से, तो मैं कह सकता हूँ देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है और F1 लग रहा है, तो F1 प्लस mg इक्वल्स टू हो जाएगा F2। ठीक है, F1 का मतलब है फोर्स ड्यू टू प्रेशर 1, और इसे मैं लिख सकता हूं P1 इंटू ए प्लस mg इंटू P2 इंटू सॉरी इक्वल टू P2 इंटू ए। ये इक्वेशन आई मेरे पास। इस इक्वेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये P1 जो है वो कितने एरिया पे लग रहा है, ये तो ऊपर वाली सरफेस पे लग रहा है, ऊपर वाली सरफेस का मतलब है x इंटू जेड, ये वाली लाइन x है, ये z है और ये y है, तो ये जो हाइट है ये तो क्या है y। ठीक है, ये जो विड्थ है ये कितनी है z, और ये जो डेप्थ है ये कितनी है x। तो मैं यहाँ से अगर एरिया लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ सरफेस, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एरिया ऑफ सरफेस A इक्वल्स टू है x इंटू जेड, ये तो एरिया ऑफ सरफेस है। यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इमेजिनरी जो भी बॉक्स अपना, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, v इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो मेरे पास दो डिटेल्स हैं इसके रेफरेंस में कि x इंटू जेड तो इस सरफेस का एरिया होगा और वॉल्यूम इसका कितना होगा, एक्स वाई जेड। अब मैं इस इक्वेशन में फिर से वैल्यूज पुट करना चाहूंगा, तो यहां से P1A, P1 इंटू ए की जगह लिखूंगा x इंटू जेड प्लस mg, m का मतलब तो मास है, और मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इंटू रो, v की वैल्यू कितनी है x y z इंटू रो इंटू g इक्वल्स टू P2A, P2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 कितना भाई, P2 को तो P2 लिखूंगा और A की वैल्यू लिखूंगा x इंटू जेड। यहाँ से एक्स जेड और एक्स जेड ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मेरे पास नई इक्वेशन आती है P1 प्लस वाई इंटू रो इंटू जी इक्वस टू P2। इस P1 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 इक्वस टू रो इंटू जी इंटू वाई। ये आ गया मेरे पास P2 माइनस P1, P2 माइनस का P1 का मतलब हो गया चेंज इन प्रेशर फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस। इसका प्रेशर P1 था, इसका प्रेशर कितना था P2, तो चेंज इन प्रेशर फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस कितना आया, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी वाई। और y क्या है, y है हाइट ऑफ बॉक्स। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं हियर y इज हाइट ऑफ बॉक्स, बॉक्स की हाइट है, ठीक है, y इज हाइट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सरफेसेस में लेता हूं किसी भी लिक्विड कंटेनर में जिन दोनों की हाइट का डिफरेंस हो y, तो इसका प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी वाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और रिलेटिव बढ़ाते हैं। क्या करना है देखिए, अगर मैं इसको डेल्टा पी लिख दूं तो डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा रो जी इंटू डेल्टा वाई। इस डेल्टा वाई को अगर मैं इधर लेके आऊं
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा P अपॉन डेल्टा वाई इक्वस टू रो जी। ये क्या है? डेल्टा P चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन हाइट। तो इसे मैं बोल सकता हूं चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन हाइट। प्रेशर में चेंज, हाइट में चेंज के साथ क्या होगा? ठीक है, अगर मैं कह दूं कि एफ, अगर मैं कह दूं कि एफ डेल्टा वाई इक्वस टू जीरो, देन डेल्टा पी इक्वस टू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा वाई इक्वस टू जीरो है तो डेल्टा पी इक्वस टू भी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो अगर हाइट में चेंज नहीं होगा तो प्रेशर में भी चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं, फिर से मैं कंटेनर बनाता हूं। मैंने ये कंटेनर बनाया है, इसमें ये वाली सरफेस है। इस सरफेस से अगर किसी भी पॉइंट पर ये वाला पॉइंट है जिसको मैं बोल देता हूँ P1 वाला है, और यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर कितना है? P2, और इन दोनों के बीच की लेंथ y है, तो मैं कह सकता हूँ कि P2 माइनस P1 इक्वस टू आ जाएगा रो इंटू जी इंटू वाई। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आया है। क्लियर है? किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? क्योंकि मैं लिख रहा हूं P2 माइनस P1, तो P2 नीचे वाला है, P1 ऊपर वाला है। जैसे जैसे नीचे जाऊंगा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 माइनस P1 कैसा आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? एक बार इस चीज को आप समझ लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करा अपन ने, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। सबसे पहले एक बॉक्स अज्यूम करा है, इस बॉक्स में वर्टिकल लाइन जो है इस पे अपन ने फोर्सेस को बैलेंस करके देखा है। फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इस पे? F1, mg एंड F2। इन तीनों को बैलेंस करके देखा, एरिया की जगह एरिया लिखा, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी रो लिखी है मैंने, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इससे इक्वेशन बनाई है, और इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास P2 माइनस P1 की वैल्यू आती है रो जी वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन और निकालता हूँ मैं कि भाई डेल्टा P अपॉन डेल्टा वाई लिखना चाहूँ तो वो क्या लिखा जाएगा? रो इंटू जी, और ये चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ये नोट करते जाना सब। डेल्टा वाई इक्वस टू जीरो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी भी जीरो हो जाएगा। P1 और P2 का डिफरेंस इस तरीके से अपन पता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए ये मैंने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में अगर मैं कहूँ कि ऐसी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो प्रेशर ऑफ ए इक्वस टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी। ये मैं किसके रेफरेंस से कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ डेल्टा पी इक्वस टू होता है रो जी डेल्टा वाई। यहां पर हाइट में चेंज जीरो हो रहा है, यहां पर डेल्टा वाई इक्वस टू कितना है? जीरो है। क्या बात क्लियर है क्या? तो इस वाले का पॉइंट का और इस वाले पॉइंट की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम सरफेस पे लाई करते हैं, सेम सरफेस पे लाई करते हैं, तो डेफिनेटली पी ए इक्वस टू क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी कंसेप्ट को लेके अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि अगर मान लो मैं यहां पे एक क्यूब बना दूं, अब मुझे इस सरफेस का फोर्स F3 लिखा मैंने, इस सरफेस का फोर्स F4 लिखा है मैंने, और कोई फोर्स है क्या यहाँ पे? ड्यू टू प्रेशर ही तो दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो F3 इधर की तरफ है, F4 इधर की तरफ है, और F3 इक्वल टू किसके होगा? F4, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। इस बॉक्स पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F3, एक तरफ फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F4, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो F3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? F4 के। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर से F3 लग रहा है, इधर से F4 लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो F3 इक्वल टू होना चाहिए F4। तो जब मैं कहूंगा कि इस कंटेनर में एक बॉक्स रखा है, तो इस बॉक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो पॉइंट्स का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। प्रेशर सेम होगा तो वैसे भी देख सकते हैं, इधर से प्रेशर P1 लगा है, इधर से प्रेशर P2 लगा है। जब P1 और P2 बराबर है तो F3 और F4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मैं चलूंगा प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
तो इस वाली डायरेक्शन में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, अप टू डाउन प्रेशर में चेंज आ रहा है, ठीक है, इन ए स्टेशनरी कंटेनर कंटेनिंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एच डेप्थ नीचे जाने पे इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर क्या होगा ऑफ पॉइंट पी एट एच डेप्थ। तो एच डेप्थ में जाता हूं, सबसे पहले तो यहां पर इस सरफेस पे प्रेशर कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं बोल देता हूं पी नोट। तो यहाँ का प्रेशर तो कितना है, पी नोट, और यहाँ का प्रेशर मान लेता हूं पी है, तो P माइनस पी नोट कैन बी रिटर्न एज रो जी इंटू वाई, कितना है H, यही तो है। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, रो जी वाई, वाई की जगह क्या लिखा है अपने H, तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है, रो जी H, और चेंज इन प्रेशर यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का P नोट है, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, P माइनस पी नोट, तो P इक्वल टू लिखा जाएगा पी नोट प्लस रो जी H। क्या बात क्लियर है क्या। तो ये प्रेशर है किसी भी पॉइंट P का। एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक तालाब है जिसका ये लेवल है और यहाँ से एक बंदा 10 मीटर डेप्थ में किसी पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने A। इस पॉइंट पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। लिख देता हूँ, रो जो डेंसिटी है वो होती है 1000 मीटर kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, रो इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ मैंने यूनिट्स को चेंज किया है। अब मैं कहता हूं कि 10 मीटर डेप्थ में जाने पे प्रेशर पता करो। यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नोट, जिसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये तो पी नोट की वैल्यू है। मुझे यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी है, तो पी की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी नोट प्लस रो जी एच। पी नोट की वैल्यू हो जाएगी 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो कितना भी 10⁵ इंटू जी कितना है अभी 10 इंटू एच कितना है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 इंटू 10⁵, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁵। तो 10⁵ को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1.013 प्लस 1, तो P इक्वल्स टू आ जाएगा 2.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को मैं बोलूंगा पास्कल। क्या बात क्लियर है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस तो अपन कर ही सकते हैं। देखो भाई, किसी भी जगह पे मुझसे प्रेशर पूछा गया है तो ऊपर वाला प्रेशर अगर मुझे पता हो तो सेकंड वाला प्रेशर भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3 कंटेनर है मेरे पास, 3 डिफरेंट कंटेनर है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। मैंने सम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया, उसको जब मैंने इसके अंदर फिल करा तो ये यहां तक आया, ऐसा समझ लो यहां तक आया, ठीक है। ये हाइट है h1, ये हाइट कितनी है h1। इसी लिक्विड को जब मैंने इस ट्यूब में डाला तो ये यहां तक आया, इसकी हाइट है h2, और इसी लिक्विड को जब मैंने यहाँ पे डाला तो ये यहाँ तक ही आया सिर्फ, क्योंकि ये तो बड़ा है ना साइज में, तो इसकी हाइट आई h3। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है। अब आपको बताना है कि इसके बॉटम का प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ये वाला P1 है, इसके बॉटम का प्रेशर P2 है, इसके बॉटम का प्रेशर P3 है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करता हूँ कि हाइट का क्या रेशियो रहेगा। सबसे ज़्यादा हाइट इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, तो मैं लिख देता हूँ h2 इज ग्रेटर देन h1 इज ग्रेटर देन h3। दिस इज गिवन है।
ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मैंने हाइट लिखी है। हाइट सेकंड वाले कॉलम की ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले से, और फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी थर्ड वाले से। अगर मुझसे प्रेशर पूछा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि प्रेशर क्या होगा, तो डेफिनेटली जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, P इक्वस टू होता है रो जी एच डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वस टू होता है रो जी एच। चेंज इन प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। और वहीं पर P सरफेस का क्या लिखा जा सकता है, P नोट प्लस डेल्टा पी। अब जिसका डेल्टा पी ज़्यादा होगा, देखो P नोट तो सब में कॉमन हो जाएगा, जिसका डेल्टा पी ज़्यादा होगा उसका फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ P2 डेल्टा P2 इज ग्रेटर देन डेल्टा P1 इज ग्रेटर देन डेल्टा P3। और यहाँ से इसी के रेफरेंस से मैं ये भी लिख सकता हूँ P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। ये प्रेशर होगा तीनों वेसल्स का, ठीक है, तीनों कंटेनर्स का। तो ये बॉटम का प्रेशर है। क्या बात क्लियर है क्या? तो अगर मुझे तीन डिफरेंट कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर पता करना हो तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा, हाइट। सिर्फ हाइट देखूंगा और समझ जाऊंगा कि जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होगा, चाहे लिक्विड का अमाउंट सेम ही क्यों ना हो। मुझे तो सिर्फ हाइट से मतलब है, मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है, हाइट से मतलब है। क्या बात क्लियर है? चलिए, एक कंटेनर है इस तरीके से, इस कंटेनर में अपन ने लिक्विड भर रखा है। मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के दिया गया है इस तरीके का, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है। ये वाले का प्रेशर P1 है, ये वाले का प्रेशर P2 है और ये वाले का प्रेशर P3 है। तो मुझे P1, P2 और P3 में रिलेशन पता करना है, और ये हाइट मीटर्स में, ये लेंथ मीटर्स में दे रखी है, ठीक है। तो मुझे P1, P2 एंड P3 में रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले P1 और P2 में अगर मैं लिखना चाहूँ तो P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, इन दोनों की हाइट में क्या कोई डिफरेंस है क्या? यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हाइट है, 3। तो मैं कहूँगा P2 माइनस P1 इक्वस टू आ जाएगा 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 10। तो P2 इक्वस टू आ जाएगा P1 प्लस 300। क्या बात क्लियर है क्या? तो इन दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस जो होगा वो 300 पास्कल का होगा। किसका होगा, 300 पास्कल का, P1 से लेके P2 तक। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है ना, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। अभी चल रही है क्लास, चालू क्लास में मत भूल जाना। अब मैं बात करता हूँ P1 और P3। तो P1 और P3 से पहले मैं P2 एंड P3 को देख लेता हूँ। P2 एंड P3 आर एट सेम लेवल। P2 एंड P3 आर एट सेम लेवल, और अगर सेम लेवल पे है तो डेल्टा P इक्वल टू कितना होगा, 0। क्या चेंज इन प्रेशर होगा क्या? दोनों सेम लेवल पे है तो इनमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। तो मैं लिखूंगा P2 इक्वल टू P3। क्लियर है? तो अगर मुझे रिलेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा P2 इक्वल टू P3 इज ग्रेटर देन P1। क्या बात क्लियर है क्या? अगर मुझे P1 की वैल्यू भी दे दे तो मैं P2 P3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा बोले सर ये तो आसान सा क्वेश्चन लगा मुझे, है ना? क्या है, ये वाले टर्म्स अपन ने दे दिए। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेम ही है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ उसमें, सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या होगा। ये लिक्विड भरा हुआ है और मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन का यहाँ से एंगल बता दिया तुम्हें कि ये 30 डिग्री एंगल है, 40 डिग्री एंगल है, कुछ भी थीटा एंगल बता दिया। अब मैं यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। अगर आपसे डेल्टा P पूछ लेता हूँ क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो क्या? आराम से बता सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाना है। ये थीटा है तो ये भी पता है, ये लेंथ अगर तुम्हें पता है कि L है तो यहाँ से ये वाली डिफरेंस कितनी आ जाएगी, L cos थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, L sin थीटा। तो P1 और P2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एल साइन थीटा। क्या बात समझ में आई क्या?
अगर मुझे दो पॉइंट्स की ये इंक्लाइंड लेंथ दे दे, इंक्लाइंड लेंथ दे दे, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो परपेंडिकुलर लेंथ पता करनी है या हाइट पता करनी है। इन दोनों की परपेंडिकुलर लेंथ ये है, इस लेंथ का कोई चेंज नहीं होगा। तो एल ये है, ये थीटा है, अच्छा ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेना, ये अपन ने एल साइन थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये एल कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एल कोस थीटा लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आई क्या? ये प्रेशर के बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है आपके बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एक्सेलरेटेड कंटेनर। एक कंटेनर है जो एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है, उसका प्रेशर क्या होगा ये अपन को चेक करना है। देखिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। ये यहां पे अपन ने लिक्विड भर रखा है, ठीक है। मैं सेम काम करने वाला हूं, जहां से मैंने डेरिवेशन किया था कैलकुलेशन का, वहीं पे लेके जाने वाला हूं। यहां पर एक क्यूब रख देता हूं मैं, यहां पर मैंने एक क्यूब रख दिया। इस क्यूब की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दो जगह पे ही तो फोर्स लगेगा, बाकी जगह पे तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जगह पे लगने वाला फोर्स जो है वो इसको यहाँ पर बैलेंस करके रखता है। mg इसको नीचे खींच रहा है, एक प्रेशर इसको ऊपर धकेल रहा है, एक प्रेशर नीचे धकेल रहा है, और mg को बैलेंस करने वाले ये प्रेशर है। तो यहाँ से अपन इक्वेशन लिखते हैं कि F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg। ये था जब ये कंटेनर रेस्ट में था, ये कंटेनर जब रेस्ट में था। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं ए एक्सेलरेशन से चल रहा है ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर नीचे की तरफ एक फोर्स तो आएगा mg, और साथ के साथ एक फोर्स आएगा ma, mg और ma आएगा। तो अब मैं इसी इक्वेशन को लिखने जाऊंगा, इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो F2 फोर्स ड्यू टू प्रेशर 2 ऊपर की तरफ इक्वल्स टू, बाकी सारे फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो मैं लिखूंगा F1 प्लस mg प्लस ma। F2 को मैं लिख देता हूं P2 इंटू ए इक्वल्स टू P1 इंटू ए प्लस mg क्या है? m हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू रो, ये तो वॉल्यूम होगा, इंटू रो ये मास हो गया, इंटू जी, प्लस इसको एक काम करता हूं मैं, अगर m को कॉमन ले लूं तो ये g प्लस ए हो जाएगा, तो इसको g प्लस ए लिख देता हूं। m को कॉमन ले लूंगा तो g प्लस ए, तो इसको इतना लिखा है और साथ में लिख दिया g प्लस ए। यहां से एरिया कैंसिल हो जाएगा, P1 को इधर लेके आऊंगा तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो h, और साथ में आ जाएगा g प्लस ए। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? तो पिछली बार जो हमने पढ़ा कि दो पॉइंट्स के बीच अगर h हाइट का डिफरेंस है तो इसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाता था? रो जी एच। लेकिन अब की बार रो h के साथ में g नहीं आया, g प्लस ए आया है। तो अगर मैं कहूं कि एक कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो h हाइट के साथ इसमें प्रेशर में जो चेंज आएगा वो डेल्टा p इक्वल्स टू लिखा जाएगा रो g प्लस ए इंटू एच। सिर्फ g से काम नहीं चलेगा, अब इस पे एक नीचे की तरफ और भी फोर्स लग रहा है जो क्या है? g प्लस ए, एम जी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इस पे लगने वाला एक शूडो फोर्स भी शामिल हो जाएगा ma, और इसकी वजह से इसका जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो डेल्टा p इक्वल्स टू रो g प्लस ए इंटू एच। सिर्फ g की जगह g प्लस ए लिखा जाएगा। और क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड? अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो बॉक्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ लगेगा ma। अब की बार ma फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ कौन लग रहा है? mg। नीचे की तरफ कौन लग रहा है? F1, और ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? F2। तो अब की बार जब मैं इसको लिखूंगा तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी P2 माइनस P1, जिसे मैं बोलता हूं डेल्टा P
इक्वल टू आ जाएगा रो जी माइनस ए इंटू एच, जी माइनस ए इंटू एच। अगर कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलेरेशन में एड हो जाएगा, और अगर कंटेनर नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन से आ रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन जी में से माइनस हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। When container is moving with A equals to G acceleration upward and downward, बहुत इस बात को समझना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ मैंने इसलिए लिखा है कि एक बार में अपवर्ड कंसीडर करूंगा और दूसरी बार में डाउनवर्ड कंसीडर करूंगा। तो पहले मैं ऐसा देख लेता हूं कि अगर ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी है? जी। अगर ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से यहां एच हाइट पर प्रेशर का डिफरेंस पी, तो मैं कहूंगा डेल्टा पी इक्वल टू आ जाएगा रो जी प्लस जी इंटू एच, तो डेल्टा पी इक्वल टू आएगा 2 रो जी एच। हमें डबल प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ये कंटेनर ऊपर ना जाकर अब नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ए की वैल्यू कितनी है? जी। तो यहाँ का प्रेशर पी नोट है और यहाँ का प्रेशर कितना है? पी। मुझे बताना है कि पी कितना होगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी इक्वल्स टू रो इंटू जी माइनस जी इंटू एच, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई है? 0। क्या बात समझ में है क्या? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन माइनस होगा आपकी बार, तो डेल्टा पी इक्वल टू रो जी माइनस जी इंटू एच, तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना आया है? 0। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर कितना है? 0 है। चेंज इन प्रेशर 0 है तो पी इक्वल टू किसके आ जाएगा? पी नोट के आ जाएगा। दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो जितना टॉप पे प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बॉटम पे होगा। दोनों जगह का प्रेशर सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब आदमी पर अब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सोचिए कि अगर मैंने आदमी पहले ही बोल दिया एग्जाम्पल लिखने से पहले, अगर मैं कहूँ कि ये स्विमिंग पूल है और एक बंदा यहाँ पर तैर रहा है और ये पूल ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ए इक्वल टू कितना है? जी। तो इस पे प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? नीचे और ऊपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है? कोई डिफरेंस नहीं है, 0। तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर कैसा है? सेम है। तो इस पे ना तो कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जैसा है वैसा ही है। और ऐसी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है अगर आप स्पेस में हैं या ऐसी कंडीशन में पूल के अंदर है, आप बाहर नहीं निकल सकते। जब तक आप इस पूरे सेटअप में, नॉर्मल सेटअप में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तब आप तैर सकते हो, बायन से फोर्स आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं, इस वाली सिचुएशन नहीं। इस वाली सिचुएशन में प्रेशर डिफरेंस कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर सेम है, ना कोई फोर्स आप पे लग रहा है, ना आप पानी से रेफरेंस लेकर कहीं पे जा सकते हैं, पानी पे एक्शन रिएक्शन लगा के कहीं जा सकते हैं। तो एक तरीके से एक मूवी है जिसमें स्पेस में एक स्विमिंग पूल है और उसमें बंदा कोई तैर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पानी के बिल्कुल अंदर होता है, ठीक ऐसी सिचुएशन है। और उसी टाइम पे जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है वो फेल हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी फेल हो गई तो क्या ये बंदा अब इस पानी के बुलबुले से बाहर निकल सकता है क्या? सोचिए जरा। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है तब तक में ये पानी नीचे ही रहेगा और मैं यहाँ पे फोर्स लगा के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ये ग्रेविटी फेल हो जाती है वैसे ही ये पानी का एक बबल मेरे चारों तरफ है, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत क्रिटिकल चीज है ये, ठीक है ना। तो प्रेशर जब अपवर्ड जाएगा तो एड हो जाएगा एक्सेलरेशन, जब डाउनवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है इससे। क्लियर है?